चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे चिंतन टॉपिक को, है ना। देखिए, चिंतन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यह समझ लीजिए कि ये पेडागोजी का टॉपिक है, ठीक है ना। हर विषय में आपको इसे क्वेश्चन पूछता है। हिंदी शिक्षण की बात करें, पर्यावरण शिक्षण की बात करें या सीडीपी की बात करें, मतलब आप यह समझिए कि अगर आप सीडीटी एग्जाम दे रहे हैं, अब पेडागोजी का समझ अगर आपको विकसित करना है और चिंतन नामक टॉपिक से सीटेट में सवाल ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम लोग टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको समझ में आया कि इसका मामला क्या है, इसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसका PYQ भी हम आप लोगों को करा देंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा रहा क्या, थिंकिंग, चिंतन, है ना। चिंतन में सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज थिंकिंग, थिंकिंग होता क्या है। देखो, समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपके पास में कोई ना कोई आती है समस्या, और उस समस्या के प्रति जो आपका समाधान होता है, समाधान का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आपके पास में आता है ना, तभी आप उसका सॉल्यूशन खोजते हो, इतना समझो। तो जब आपके पास में कोई प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए जब आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, विचार का मतलब क्या होता है कि कोई आइडिया उत्पन्न हो रहा है, और वही आइडिया पे क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो इतना समझिए कि किसी व्यक्ति के पास में कोई समस्या आया और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, वही विचार हमारा क्या कहलाएगा बताइएगा, इसी विचार को हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा, चिंतन कहेंगे। और तीसरा, जब विचार करेंगे तब आपके पास में एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तर्क। और तर्क के बाद में हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। तो देखो, सीधा समझो, अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई समस्या आया तो उस समस्या के प्रति जब वह समाधान पर विचार करेगा तो वह उसका क्या होगा, चिंतन। और चिंतन जब तक नहीं करेगा तब तक वह तर्क पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक। और उसके बाद में जब लॉजिक पर पहुंचता है तब वो कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, अर्थात निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, उसके समाधान उसको मिल जाएगा। हमारा बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है ना, उदाहरण के द्वारा समझिए। अब देखिए, सीटेट में इसको पता है कि भाई साहब हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको 90 नंबर चाहिए, ये बात तो उसको पता है। और सीटेट में 90 नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, तो साफ साफ बात ये है कि भाई उसको 90 नंबर लाना है। लेकिन आप समझो कि उसका नंबर आ गया कितना, 88। अब बताइए, 90 नंबर लाना था, उसको नंबर आ गया कितना, 88। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ तो भाई वो विचार करेगा कि 2 नंबर कम कैसे आया। तो इतना समझो, उसको लाना था 90 नंबर, उसका समाधान था 90 नंबर, आया उसको 88 नंबर, यानी 2 नंबर से किया फेल। अब 2 नंबर से किया फेल तो वो है उसका प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, विचार करेगा कि भाई ये 2 नंबर कम हमको आया कैसे। अब क्या करेगा, जब उसके मन में विचार चल रहा हो कि भाई 2 नंबर कम कैसे आया, क्या हमारा संस्कृत कमजोर था, क्या हमारा इंग्लिश कमजोर था, क्या हमारा सीडीपी कमजोर था, कौन सा विषय हमको मात दे गया। तो जब ये विचार करना उसका हो रहा है ना, तो यही विचार को हम लोग क्या कहेंगे, चिंतन। अब उसके मन में जो विचार चल रहा है, दैट इज थिंकिंग, उसको हम लोग क्या करें, चिंतन करें। लेकिन विचार करके फाइनली एक तर्क पर पहुंचेगा, मतलब विचारे थोड़े करेगा, वो एक लॉजिक पर भी पहुंचेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम था कि हमको 2 नंबर कम आया। तो लॉजिक निकल के उसको आया, जब पूरे पेपर को एनालाइज किया तब उसको पता चला कि ओ हो संस्कृत में न कमजोरी था, संस्कृत हमको मात दे दिया है, अर्थात अगर हमारा संस्कृत और अच्छा होता तो शायद ये 2 नंबर से हम फेल नहीं कर पाते। तो लॉजिक क्या निकला, लॉजिक ये निकला कि संस्कृत कमजोर होने के कारण हम 2 नंबर से कर गए हैं फेल। और सीधी सीधी बात है, जब लॉजिक पर वह आ गया तब अब काम किस पर करेगा, संस्कृत विषय पर काम करेगा अगले परीक्षा में। मतलब वो अब सोचेगा कि भाई साहब पिछला साल हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कौन किया था, तो संस्कृत विषय किया था। इसका मतलब ये है कि हमको संस्कृत विषय पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस बार, और फाइनली संस्कृत विषय पर वो ध्यान देगा इस बार। और ध्यान देने के बाद में वो निष्कर्ष उसके पास में ये होगा कि अगली बार जब वो परीक्षा दिया तो उसका 92 नंबर आ गया, तो समाधान पर पहुंच गया ना। अर्थात आप सोचिए, जब उसको 88 नंबर नहीं आता तो क्या वो सोचता कि हमको भाई प्रॉब्लम है, उसके पास में प्रॉब्लम आया तभी तो वो चिंतन किया। प्रॉब्लम नहीं आएगा तो चिंतन क्यों करेगा भाई। आप सीधा समझो ना, आपके साथ में कोई समस्या अगर नहीं आता है तो आप विचार तो करेंगे नहीं, समस्या आएगा तभी तो विचार होगा, और विचार जो हो रहा है वही तो चिंतन है, वही तो थिंकिंग है। बात समझ में आया।
तो अगर तुमसे सवाल ये पूछे कि चिंतन आखिर कहते किसे, तो तुमको एक लाइन में जवाब देना है, जब किसी व्यक्ति के पास में कोई समस्या आता है, उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में इसके स्टेप को याद रखना कि सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास में आएगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से आप लोग कहाँ जाएंगे, थिंकिंग पर, थिंकिंग से आप लोग कहाँ जाएंगे, लॉजिक पर, और लॉजिक से कहाँ जाएंगे बताइएगा, कंक्लूजन पर, जिसको हम कह रहे थे निष्कर्ष। तो इस श्रेणी को भी याद रखना है, इस क्रम को भी याद रखना है, PTLC, यानी पहले प्रॉब्लम, फिर थिंकिंग, फिर लॉजिक और फिर कंक्लूजन, यानी समाधान हमको कहाँ मिलेगा, कंक्लूजन में मिलेगा। अब देखो तुमको ना ये L वाला पढ़ना है और ना ही C वाला पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, T वाला पढ़ना है, मतलब थिंकिंग क्या है। तो आज का जो विषय वस्तु में जो मुख्य पॉइंट है हमारा, वो कौन है, चिंतन। आखिर चिंतन क्या है, तो तुम इतना समझ गए ना कि हाँ सर, किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न होगा उसे हम थिंकिंग कहेंगे। क्लियर है। अब देखो, अब चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। हमारे बात को समझिएगा ध्यान से, चिंतन के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार। पहला जो होता है चिंतन का प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन थिंकिंग बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा चिंतन जिसके पास में समस्या एक होता है, लेकिन उसका समाधान उस बच्चा के पास में बहुत सारा हो सकता है। तो देखो चिंतन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। हम लिखते हैं पहला चिंतन, जिसको हम लोग बोलेंगे अपसारी चिंतन। क्या बोलते हैं बाबू, अपसारी चिंतन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और दूसरा चिंतन जो हमारे पास में आता है वो कौन होता है बताइएगा, अभिसारी चिंतन। कौन चिंतन, अभिसारी चिंतन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, समझिएगा हमारे बात को, यहाँ पर समस्या जो होगा, प्रॉब्लम जो होगा, वो समस्या क्या होगा, एक होगा, लेकिन इसका समाधान यानी समस्या के प्रति जो आपका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। वह हमारा कौन चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमने आपको कहा कि 10 को कैसे कैसे लिखेंगे, 10 को कैसे लिखेंगे, तो राम का जवाब आया कि सर 5 गुना 2 बराबर 10 लिख सकते हैं। लेकिन सोहन का जवाब आया कि क्या सर 7 + 3 बराबर 10 नहीं लिख सकते हैं क्या। मोहन का जवाब आया कि क्या सर 8 + 2 बराबर 10 नहीं लिख सकते हैं क्या, है ना। उसके बाद में चिंकू का जवाब आया कि सर 12 - 2 बराबर 10 नहीं लिख सकते हैं क्या। अब सोचो, हमारे पास में प्रॉब्लम कितना था बाबू, एक ही था, प्रॉब्लम एक ही था कि 10 को कैसे लिखें, लेकिन हमारे पास में समाधान कितना सारा आया, बहुत सारा। अर्थात समस्या एक हो, समाधान बहुत सारा हो, वह चिंतन करना क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका नाम है डाइवर्ट। नाम है क्या, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब ही हो गया कि आपके पास में प्रॉब्लम एक होगा, लेकिन उसके सॉल्यूशन का अनेक सारा विचार आपके दिमाग में आ रहा हो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा चिंतन हमारा कौन था, अभिसारी चिंतन, जिसको हमने बोला कन्वर्जेंट। तो कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, जुड़ना। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, हटना। तो यहां पर क्या हो रहा है, हट रहा है। समस्या एक, समाधान अलग अलग धाराओं में विखंडित हो रहा है। लेकिन यहां पर अभिसारी चिंतन में क्या होगा, समस्या भी एक होगा, उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। जैसे तुम यह सोचो कि हमने तुमसे सवाल पूछा कि 2 गुना 3 बराबर क्या होगा, तो भाई साहब राम का भी जवाब आएगा कि सर 6 होगा। मोहन से पूछेंगे तो बोलेगा कि 8 होगा, नहीं, मोहन भी क्या बोलेगा, 6 ही होगा, है ना। तो राम से पूछे वो भी बोला 6, मोहन से पूछे वो भी बोला 6, चिंकू से पूछे वो भी बोला 6, मिंकू से पूछे वो भी बोला 6। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि तुम सीधा समझो, हमारे पास में समस्या क्या है, एक है, सॉल्यूशन भी हमारे पास में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो ये हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया ना, अभिसारी चिंतन हो गया। इसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जी सवाल हमसे क्या ऐसे ही पूछेगा क्या कि समस्या एक हो, समाधान भी एक हो, कौन चिंतन, तुम मार दोगे अभिसारी, परीक्षा पास कर दोगे। ना ना ना, ऐसे नहीं पूछेगा। ये तो केवल तुम्हारे पास में अंडरस्टैंडिंग हुआ कि व्हाट इज डाइवर्जेंट एंड व्हाट इज कन्वर्जेंट, केवल इतना तुम समझ पाए। अब देखो 2 टर्म सीटेट में आता है, उस टर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आता है हमारा कौन सा, मुक्त अंत वाला प्रश्न,
ठीक है ना, क्या आता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न, इसको बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद में एक टर्म हमारे पास में आता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे बंद अंत वाला प्रश्न। क्या बोलेंगे, बंद अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न। तो देखिए बंद अंत वाला प्रश्न का मतलब ये हो गया कि जिस प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हो, जिसमें बच्चा को सोचने की ज्यादा जरूरत ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम तुमसे यह सवाल पूछे कि भाई भारत की राजधानी कहां है, ठीक है ना, तो ये सवाल कैसा है, फैक्चुअल, इसमें बच्चा ज्यादा सोचेगा नहीं, याद रहेगा तो 1 सेकंड में बोल देगा सर दिल्ली। तो यह प्रश्न बच्चा को सोचने का मौका दिया क्या, नहीं दिया। हमने सीधा पूछा भारत की राजधानी कहां है, बच्चा बोला एक लाइन में दिल्ली। अब इसमें बच्चा का सोच तो बढ़ नहीं रहा। तो यह प्रश्न कैसा प्रश्न हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न, जिसमें बच्चा के सोच को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, वो बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। उसको बोलेंगे क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ हमने तुमसे पूछा, हमने तुमसे ये पूछा कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या कुप्रभाव पड़ सकता है, बताइए। अब यह प्रश्न कैसा हो गया, बताओ, यह सोचने वाला प्रश्न हो गया। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा सर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको लकड़ी नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा सर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो भाई घर में का जो है ना हम बेंच डेस्क कैसे बना पाएंगे। समझ में आ रहा ना। कोई बच्चा ये मतलब बच्चा छोटा है, अलग अलग तरह का थिंकिंग दे सकता है। वो बोलता है कि सर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको छांव कहां से मिलेगा, बोल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, उसका विचार अलग अलग हो रहा है, विचार अलग अलग हो रहा है ना। हमारे पास में प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन तो उसे एक को पूछे हैं कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा नहीं रहे तो मानव जीवन के ऊपर क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। विचार क्या रहा अलग अलग। कोई कह रहा है कि सर छांव नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है कि सर बेंच डेस्क नहीं बना पाएंगे, लकड़ी नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये कैसा प्रश्न हो गया, ये कैसा मुक्त अंत वाला प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब ये है मेरे लालो कि ध्यान रखना कि बच्चा से हमेशा किस तरह के प्रश्न करना चाहिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न ही करना चाहिए, ताकि मुक्त अंत वाला तुम प्रश्न करोगे बच्चा से तो बच्चा के थिंकिंग ज्यादा डेवलप होंगे। अब बंद अंत वाला प्रश्न पर ज्यादा जोर दीजिएगा तो बच्चा के चिंतन का विकास ज्यादा नहीं होगा। वह बच्चा क्या है, एक बाउंड्री में बंद करके रह जाएगा। और एनसीएफ तो हमेशा इसी बात पर जोर दिया है कि बच्चा को क्या करना है, बच्चा को क्रिएटिविटी के माध्यम से, सक्रियता के माध्यम से सिखाना है। और तुम यहां पर समझो, अगर तुम बंद अंत वाला प्रश्न केवल बच्चा से पूछोगे तो वह बच्चा को सोच विचार करने की क्षमता का विकास उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछोगे, मुक्त अंत वाले प्रश्नों से अगर बच्चा को सिखाने समझाने का प्रयास करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा में चिंतन का विकास ज्यादा कहां होगा, अपसारी चिंतन में, यानी मुक्त अंत वाला प्रश्नों में। और अपसारी चिंतन का ही ये टर्म है जिसको हमने क्या कहा, ओपन इंडेड क्वेश्चन। और अभिसारी चिंतन का ही ये टर्म है जिसको हमने क्या कहा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। अब सीधा सवाल, अगर तुमसे सीटेट में ये पूछा जाए कि किस तरह के प्रश्नों के द्वारा बच्चों में चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग को विकसित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 मुक्त अंत, ऑप्शन नंबर 2 बंद अंत, ऑप्शन नंबर 3 सामान्य प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे भाई साहब। तो बच्चा का हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहां डेवलप होगा, चिंतन कहां डेवलप होगा, ओपन इंडेड क्वेश्चन में। हमने उदाहरण अभी आपको दिया ना, बच्चा से तुम यह पूछो कि अच्छा बेटा ये बताओ अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मतलब जो बिजली है ना। अब बच्चा से तुम ये सवाल पूछो कि अगर बिजली नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब बच्चा के मन में अलग अलग तरह के उत्तर आएगा, अलग अलग तरह के सोच विकसित है कि पापा बिजली नहीं रहेगा तो पंखा कैसे चलेगा, है ना। फिर वो ये भी बोल सकता है कि पापा बिजली नहीं रहेगा तो मोटर कैसे चलेगा। फिर वो बोल सकता है अगर बिजली नहीं रहेगा तो टंकी में पानी कैसे भराएगा, बिजली नहीं रहेगा तो फिर मोटर से हम लोग पानी कैसे पियेंगे। आ रहे ना अलग अलग तरह के विचार। लेकिन तुम उसको सिर्फ ये बोलो कि बेटा दूसरा हमारे वाले बेडरूम में लाइट जल रहा है, उसको जाकर बंद कर दो, तो क्या करेगा, सोचेगा क्या, नहीं, आकर के सीधे स्विच दबा देगा। तो यह इस तरह की बातें कौन हो गई, क्लोज इंडेड हो गई ना। और जो हमने पहले कहा
कि हाँ बिजली नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस तरह की बातें क्या हो गई, ओपन एंडेड, मुक्त अंत वाला हो गया। तो बच्चा के थिंकिंग को बढ़ाना है कि जग करना है, बताओ ना तुम ही, बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए कौन सा प्रश्न पूछना होगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछना होगा। समझ में आ रहा ना, बढ़ाने के लिए मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछना होगा। लेकिन हाँ, बच्चा को अगर बांध करके रखना चाहते हैं, उसके चिंतन का ज्यादा विकास होने का प्रयास आप नहीं कर रहे, तो ठीक है, बंद अंत वाला पूछिए, बच्चा का चिंतन का विकास इसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब देखो तुमको याद कैसे करना है, जैसे ये देखो, ये है अपसारी और ये है क्या, अभिसारी, ये है डाइवर्जेंट। अब इसमें भी देखिए प्रश्न हम पूछ रहे थे तो बच्चा का उत्तर क्या रहा था, अलग अलग, कि पेड़ से हमको छांव नहीं मिलेगा, पेड़ से हमको लकड़ी नहीं मिलेगा, पेड़ से हमको ऑक्सीजन, एक ही अलग अलग तरह के उत्तर आ रहे थे। यहां पर हमने पूछा था क्या, यहां पर हमने पूछा भारत की राजधानी कहां है, तो एक लाइन में सारा लोग का उत्तर क्या आएगा, दिल्ली। तो वो कौन है, अभिसारी, कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, अपसारी, डाइवर्ट हो रहा है। अगर तुमको कुछ भी याद नहीं है तो एगो सिंपल सी बात, इसमें सब कुछ फिक्स होगा, अभिसारी में क्या होगा, सब कुछ फिक्स होगा, है ना, लेकिन अपसारी में नो फिक्स, मतलब इसमें फिक्स नहीं होगा। बच्चा का चिंतन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरह के विचार उसके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, कौन, अपसारी। लेकिन अभिसारी वाला क्या है, फिक्स है। समझ में, बच्चा के चिंतन का ज्यादा विकास कहां होगा, अपसारी में, कम विकास कहां होगा, अभिसारी में। किस तरह के प्रश्नों के द्वारा हाइपोथेटिकल थिंकिंग होगा, मुक्त अंत वाला। किस तरह के प्रश्नों के द्वारा बच्चा के में हाइपोथेटिकल डेवलप नहीं होगा, खाली हम कह सकते हैं रिमेम्बरिंग पर ध्यान देगा, याद करने पर, मेमोराइजेशन पर ध्यान देगा, किसमें, अभिसारी वाला में, यानी बंद अंत वाला में, है ना। तो इसमें सब कुछ, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स होता है। इसे ब्याजी दो प्रकार का होता है, एगो बैंक भी आपको लोन देती है और एगो गांव में भी आप ब्याज उठाते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो बैंक जो लोन देती है वो पूरा फिक्स है, पूरा फिक्स है कि भाई आपको हमने 5 लाख रुपए का लोन दिया है और 1 तारीख को 10,000 रुपए EMI कटेगा तो कटेगा। 1 तारीख मतलब 1 तारीख फिक्स है, 1 तारीख मतलब 1 तारीख। अब 1 तारीख से 2 तारीख भी हो गया तो आपके ऊपर फाइन आ जाएगा, है कि नहीं बताओ। 3 तारीख भी हुआ तो आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। लगातार 2 महीना तक अगर आपने EMI जमा नहीं किया तो आपको नोटिस भेजेगा कि भाई आप जमा क्यों नहीं कर रहे। समझ, जैसे बैंक से गाड़ी हम लोग लेते हैं ना, गाड़ी, तो जितना दिन अब लोन पर गाड़ी लेते हैं ना, तो जितना दिन उसका लोन चुकता नहीं कीजिएगा तब तक वो गाड़ी बैंक के नाम रहता है। बात समझिए हमारा, इसलिए तो उठा के ले जाता है। और जब जिस दिन आप लोन आपका 0 हो जाएगा ना, उस दिन गाड़ी आपके नाम होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। समझ में आ रहा है ना। तो क्या कर रहा है, वो अपने नाम पर रखा है गाड़ी, उसका अधिकार है भाई। आप लोन नहीं चुकाइए, आकर के सीधे उठा के ले जाएगा, लीगल करवाइए। तो यहां पर क्या फिक्स है भाई, 1 तारीख मतलब 1 तारीख, वो क्या अभिसारी। तो इतना समझो, बैंक वाला ब्याजी अभिसारी मतलब फिक्स है, उसमें 1 तारीख मतलब 1 तारीख। और गांव वाला ब्याजी अपसारी, अपसारी। होली आ जाता है, होली बात देंगे। दीपावली आता है, जानो भाई भागल थोड़े जा रहे हैं, दीपावली बात देंगे। समझ में आ रहा है ना। कोई भी पर्व त्योहार आता है तो गांव वाला उधारी का ब्याजी का यही हाल है। आ जाएंगे ना 3 दिन के बाद देंगे, गांव से भागल थोड़े जा रहा है, घर छोड़ के थोड़े भाग जाएंगे। उसका कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है कि कब देना है कब नहीं देना है। तो सीधा समझो, गांव वाला ब्याजी अपसारी और भाई बैंक वाला ब्याजी अभिसारी। जिसमें सब कुछ फिक्स हो अभिसारी, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं हो अपसारी। मुक्त अंत वाला प्रश्न अपसारी, बंद अंत वाला प्रश्न अभिसारी। बच्चा के चिंतन का विकास कराना हो अपसारी, चिंतन का विकास ज्यादा नहीं कराना हो अभिसारी। बच्चा से किस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए, मुक्त अंत वाला। किस तरह के प्रश्न पर जोर नहीं देना, बंद अंत वाला। हो गया, काम खत्म। मेन बात यही है, बात समझ में आ रहा ना। अब तुम इतना समझ लिए ना, अब इससे संबंधित तुमको क्वेश्चन का फटाक से बन जाएगा। मेन बिंदु पता है क्या था इस चैप्टर में, मेन बिंदु होता है मुक्त अंत, और उसके बाद में कौन सा बताएगा, बंद अंत। और ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, सीटेट के एग्जाम में आप दीजिएगा तो यह टर्म आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये मुक्त अंत वाला प्रश्न से प्रश्न पूछा है और बंद अंत वाला से भी प्रश्न पूछा है। जो फिक्स है वो अभिसारी है, जो फिक्स नहीं है अपसारी है, जो बंद अंत है अभिसारी है, और जो खुला अंत है वो अपसारी है। बस क्लियर, ठीक है। तो मूल बात समझिए, चलिए।